Jai Hind दोस्तों, welcome to the Smart IAS Foundation. Hope you guys are studying well and to make it much better. इस पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए आज से मैं आपके लिए NCERT क्लास 12 के आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक करके हर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन सेशन में, इस वीडियो सीरीज में। पहले तो हम जो भी चैप्टर है, जैसे आज अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी नोट्स है वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हो। तो आपको अलग से नोट मेकिंग की भी जरूरत नहीं है, आप प्रिंट करके अपने पास एक रिपोजिटरी रख लेना, डेटाबेस रख लेना। साथ ही साथ जो हम डिस्कशन करेंगे ना, उस पर बेस्ड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो आपका एनसीईआरटी कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक और बात, एनसीईआरटी क्लास 12 में आज से स्टार्ट कर रहा हूं, पर क्लास 11 एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर करवा रखा है। आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां सर्च करना प्री कॉन्कर। आपको क्लास 11 एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। टोटल 7 लेक्चर्स हैं यहाँ पर, जिसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी कवर्ड है। जो स्टूडेंट पहले से स्मार्ट आईएएस को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इस सीरीज को तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लो। और जो पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए काम क्या है, पैरेलली आपको दोनों काम करना है। क्लास 12 वाला पहला चैप्टर मैं आज डिस्कस करूंगा, उसके क्वेश्चन जो है वो आप बनाकर दिखाओगे, और एक एक करके क्लास 11 की एनसीईआरटी के वीडियोज भी कवर करते जाने हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके अलावा और क्या करना होगा। स्टूडेंट के दिमाग में ना ये क्वेश्चन काफी रहता है कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना होगा, मार्केट से कोई बुक खरीद कर लानी है, नहीं लानी है, वगैरह वगैरह। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज पहला क्लास है क्लास 12 के एनसीईआरटी का, तो वो भी आर्ट एंड कल्चर। और जो स्ट्रेटजी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके यूपीएससी सीएससी के लिए तो है ही, साथ ही साथ एपीएससी और इसके जैसे बाकी जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। इवन सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन, सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशंस में भी। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पे रिलाई कर सकते हो। क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चाहिए रेगुलर क्लासेस, जो मैं क्लासरूम में तुम्हें करवाते जाऊंगा। आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस करनी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज में मेनली हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 11 एंड दूसरी क्लास 12। क्लास 11 की एनसीईआरटी जैसा मैंने तुम्हें दिखाया ऑलरेडी कवर्ड है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर, प्री कॉन्कर नाम के प्लेलिस्ट में। क्लास 12 की एनसीईआरटी आज से, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी आज से मैं कवर करवाना शुरू करूंगा। तो एक एक चैप्टर करके आपको इसे देखते जाना है, रेगुलर रिवाइज भी करना है। ठीक है, इसके अलावा और हमें फिर क्या चाहिए, वी नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, आप इनको सॉल्व करते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी बुक आती हैं, आप मार्केट से उनको ले सकते हो, सॉल्व करो, आकर हमसे इवेलुएट करवा लो जहाँ कहीं समझने में कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, या फिर जब भी आपके क्लास टेस्ट होते हों, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट होते हों, वहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए। एंड इन सब के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स। जी हाँ, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी होते हैं। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जैसे अभी वंदे मातरम काफी डिबेटेबल टॉपिक रहा, पार्लियामेंट तक में डिस्कशन हो गया, और मैंने उसको, उसके जो भी कल्चरल पर्सपेक्टिव हैं, उसको मैंने प्री सिक्योर में डिस्कस किया था। ठीक है, वंदे मातरम और इससे रिलेटेड कई अलग अलग टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और जो डीसीए लाइव वाला भी सेशन है ना, तो जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर में कल्चरल पर्सपेक्टिव से कोई न्यूज है, मैं उसको डीसीए लाइव में भी डिस्कस कर लूंगा। तो आपका प्री सिक्योर एंड डीसीए लाइव ये करंट अफेयर्स बेस्ड आर्ट एंड कल्चर के लिए हो गया। नाउ दैट इज द स्ट्रेटजी, ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। बस इसको सिंसियरली फॉलो करो, रेगुलर रिवाइज करो, दैट्स इट। मार्केट से कोई बुक खरीद कर नहीं लानी है। वो पैसा अगर आपके पास ज्यादा पड़ रहा है, बचा लो, प्रिपरेशन स्टेज में बहुत काम आता है, नहीं तो किसी जरूरतमंद को दान दे दो, दुआ मिलेगी, है ना, जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाएगा दुआओं से। तो यही रही आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आज के सेशन पर। तो हमारा आज का सेशन किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी क्लास 12, किस चीज का, आर्ट एंड कल्चर का, और उसके चैप्टर 1 को हम आज डिस्कस करेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी पहले से यहाँ कवर्ड है, राइट। कम टू द वेरी फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा। तो हमारा पहला चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है गाइज, पहला चैप्टर देखो, टॉपिक चैप्टर 1 का हमारा चैप्टर 1 रिलेटेड है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशंस इन इंडिया।
मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन समझेंगे हम, किसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स या मिनिएचर पेंटिंग, क्या है इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन का पार्ट। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है, चाहे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, किसी सोर्स के बारे में लिखा है, किसी पेंटिंग के बारे में लिखा है, राजाओं के रूल के बारे में लिखा है, सब डिस्कस करेंगे हम, कुछ भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, एनसीईआरटी से। और फिर उस पर बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, ठीक है। बस सिंसियरली देखते जाओ। तो सबसे पहले जब हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं ना, चैप्टर 1 को, इस क्लास 12 का, तो इसमें सबसे पहले सोर्स के बारे में बताया है कि सोर्स ऑफ इंडियन आर्ट या इंडियन आर्ट में पेंटिंग का सोर्स क्या माना जाता है। सोर्स ऑफ पेंटिंग स्पेशली किससे रिलेटेड गाइज, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग से रिलेटेड, है ना। उसके लिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एक 5th सेंचुरी बुक की बात करता है, 5th सेंचुरी टेक्स्ट की। ध्यान से देखना है सेशन को। क्या नाम है उस 5th सेंचुरी बुक का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मेरे साथ साथ ना प्रोनाउंसिएशन भी कर लिया करो, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम में या पढ़ने के टाइम में दिक्कत नहीं हो। छोटा तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस करेंगे, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, इंग्लिश हो, असमीज हो, बांग्ला हो, हम उसको ब्रेक करके प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन होगा, थोड़ा गलत भी होगा, इट्स ओके, इसमें कोई गुनाह नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मतलब एक पुराण टेक्स्ट है जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3rd खंड में, खंड का मतलब होता है सेक्शन, चैप्टर। सो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3rd खंड में चित्रसूत्र का वर्णन है, चित्रसूत्र मेंशन है। तो बात ऐसी हो गई कि एक बुक का नाम हो गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसका चैप्टर 3 क्या हो गया, चित्रसूत्र। इसी चित्रसूत्र को माना जाता है सोर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग और स्पेशली सोर्स ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। यहां से एक इकलौता क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का या एपीएससी का या बाकी स्टेट पीसीएस का, ठीक ना। मेंस में भी आंसर लिखने में कोट कर सकते हो। अब हम इस बुक की बात करें, फीचर्स देखें, तो क्या फीचर्स बताया गया है कि जो हमारा चित्रसूत्र है, चैप्टर 3 3rd सेक्शन ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वो ना पेंटिंग बनाने के लिए जो कुछ भी टेक्निक चाहिए, चाहे वो आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग जिसको प्रतिमा लक्षण बुलाया गया है, वो सब कुछ वहां पर मेंशन्ड है। अगेन ये प्रतिमा लक्षण एक संस्कृत वर्ड हो गया जो कि पेंटिंग की आर्ट को रेफर कर रहा है, कि प्रतिमा लक्षण के लिए, प्रतिमा मतलब यूजुअली स्टैच्यू होता है, बट यहां पे हम 3D स्टैच्यू नहीं बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे। तो आर्ट ऑफ पेंटिंग को बोला गया है क्या यहां पर सॉरी, प्रतिमा लक्षण। अब क्या क्या उसके लिए आपको चीजें चाहिए होती है, क्या टेक्निकलिटी चाहिए होती है, तो वो टेक्निकलिटीज मेंशन है। क्या टूल्स चाहिए, मतलब कैसे ब्रश चाहिए, क्या मटेरियल्स चाहिए, आप कलर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। याद करो क्लास 11 का एनसीईआरटी जब मैं करवा रहा था आर्ट एंड कल्चर का, तो वहां मैंने बोला कि कलर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे फ्लावर से, लीव से, मिनरल से, और फिर उनको वाटर के साथ मिलाकर या नेचुरल वैक्स के साथ मिलाकर या कभी कभी एनिमल फैट के साथ मिलाकर पेंट तैयार किया जाता था। ये सारी टेक्निक यहाँ मेंशन्ड है, किस सरफेस पर करना है, क्या परसेप्शन परसेप्टिव होगा, एंड 3 डायमेंशनल नेचर क्या होगा, इस चीज को भी समझाया गया है। व्हाट इज वुड बी द 3 डायमेंशनल नेचर, कि ह्यूमन 3 डायमेंशनल फिगर्स कैसे बनाए जाएंगे। मीन्स एवरी डिटेल ऑफ पेंटिंग इज मेंशन्ड हियर इन दिस बुक, ठीक है। विष्णु भगवान से रिलेटेड ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसके चित्रसूत्र नाम के चैप्टर में सब कुछ मेंशन्ड है। इवन इसके साथ ही और क्या, डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग्स के अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग टाइप्स, जैसे रूप भेद। रूप भेद कहने का मतलब लुक्स एंड अपीयरेंस रिलेटेड टू पेंटिंग, कि जो पेंटिंग होगी उसका लुक कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा सामने वाले विजिटर के लिए। प्रमाण, प्रमाण मीन्स मेजरमेंट्स क्या होंगे पेंटिंग के, मेजरमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, तब जाके आप कैनवास का मेजरमेंट ले सकोगे। भाव, भाव मीन्स एक्सप्रेशन। लवन योजना, लवन योजना मीन्स एस्थेटिक कंपोजिशन। सदृश्य, सदृश्य मीन्स रिजेम्बलेंस, एंड वर्णिका भंग मीन्स यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। ये सारे वर्ड्स आपको याद नहीं कर लेने हैं, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये संस्कृत के सारे वर्ड्स हमें कैसे याद होंगे, डू नॉट वरी, याद नहीं करने हैं। बस आप एक बार इसको यहाँ पे अगर पढ़ लोगे ना और रेगुलर रिवाइज करते जाओगे, तो अगर मान लो यूपीएससी ने पूछा, एपीएससी ने पूछा, मेघालय पीसीएस ने पूछा, बिहार ने पूछा, क्योंकि उनको आदत होती है ऐसे टर्म्स पूछने की, तो आप गलती नहीं करोगे उस केस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पेंटिंग्स के लिए रिलेटेड होते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड इन चित्रसूत्र। ये सब कुछ यहाँ चित्रसूत्र में मेंशन्ड है, ये सारे डिटेल्स, ठीक है यहां तक। चलिए फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि भाई मिनिएचर पेंटिंग क्या है या मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या है, जो कि हमारा चैप्टर इसी को डेडिकेटेड है। थोड़ा सा जल पी लूं मैं। चलिए, मिनिएचर पेंटिंग,
मिनिएचर पेंटिंग ये वर्ड तुमने कई बार सुना होगा। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम होता है मिनिएर। लैटिन वर्ड है, मिनिएचर इंग्लिश हो गया, ये लैटिन वर्ड मिनिएर से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड लैटिन ग्रीक लैंग्वेजेस से लिए गए। मिनिएर का मतलब होता है टू कलर विथ मिनियम, मीन्स रेड लीड। रेड लीड नाम का मिनरल, उससे कलर करना, उससे पेंटिंग करना, उससे जो पेंटिंग बनती है उसको मिनिएचर बोलते हैं, एज पर द लैटिन वर्ड। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या मिनिएचर का, कि ये मिनी साइज का होगा, मतलब स्मॉलर साइज का होगा। ज्यादा से ज्यादा इसका साइज ना 25 स्क्वायर इंचेस तक होता है, उससे ज्यादा इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा। मैक्सिमम 25 स्क्वायर इंचेज, इससे ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं होते हैं मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अबाउट मिनिएचर पेंटिंग, ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ना, ये हैंड हेल्ड होते हैं। मतलब बनाए कैसे जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। अब हाथ से जब पेंटिंग बनाया जा रहा है तो पेंटिंग के साथ साथ ना कई बार उससे रिलेटेड टेक्स्ट, उससे रिलेटेड कुछ वर्सेस जो पुराण से लिए गए हों, गीता से लिए गए हों, या सपोज किसी जैन टेक्स्ट से लिए गए हों, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से लिए गए हों, वो भी मेंशन कर दिए जाते हैं। तो हाथ से मिनिएचर पेंटिंग बनाया जा रहा है, ये वर्सेस उसमें, ये श्लोक उसमें मेंशन किए जा रहे हैं, इसलिए हम उनको मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के नाम से भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। बुझे? आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग के यूजेज का। तो देखो, मिनिएचर पेंटिंग वैसे तो इस साइज का बन सकता है, इस साइज का बन सकता है, बट यूजुअली मिनिएचर पेंटिंग को ना दीवार में टांगने का काम नहीं किया जाता था। ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एज पर द रिसोर्सेस, एज पर द हिस्टोरिकल एविडेंस। मिनिएचर पेंटिंग वर नॉट इंटेंडेड टू बी पुट ऑन द वॉल्स। जो भी राजा लोग होते थे या जो पेट्रोनाइज करते थे, वो इस पेंटिंग को वॉल पे नहीं लगाते थे। तो भैया कहां पे यूज होता था ये मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग? मोस्टली दे वर यूज्ड इन बायोग्राफीज, बुक्स लाइक बायोग्राफीज, एल्बम्स, जहां पे राजा से रिलेटेड कोई फेमस इवेंट मेंशन्ड हो, वहां पे इन मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को यूज किया जाता था। हाँ, ऐसा नहीं है कि दीवार पे लगा दिया तो तुम बोलोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, वो एक्सेप्शन है बाबू। ठीक है, क्योंकि दीवार पे ना मुराल पेंटिंग्स बनाए जाते थे। मुराल भी क्लास 11 में है, कवर कर चुका हूं मैं। मुराल, पेंटिंग ऑन द वॉल, राइट। यहां पर मिनिएचर पेंटिंग बुक्स के लिए, बायोग्राफिक्स के लिए, एल्बम्स के लिए, उसके लिए रखे जाते थे। ठीक है, अब जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्यों बुला रहे हैं भैया? मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ह्यूमन के हाथ से बनाया जा रहा है, स्क्रिप्ट या फिर पिक्टोरियल ट्रांसलेशन करने का काम किया जा रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेकर। कभी संस्कृत यूज किया गया, प्राकृत यूज किया गया, असमीज यूज किया गया, बांग्ला यूज किया गया, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज किए गए। तो इन्हीं पेंटिंग्स पर वर्सेस को मेंशन करना, बार्डिक या म्यूजिकल टेक्स्ट को भी मेंशन करना, ये भी होता था। इंडिया में पेंटिंग का इतना अच्छा रिच हिस्ट्री है कि पेंटिंग्स पे ना सिर्फ कहानी या श्लोक नहीं लिखे जाते थे, पेंटिंग में साथ ही साथ म्यूजिकल टेक्स्ट भी लिखे जाते थे। मतलब राग के बारे में भी लिखने का काम किया जाता था, हैंड रिटन होते ही थे। दैट्स वाई इनको मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बुलाया जा रहा है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अगर डाउट हो फिर भी इतने डिटेल में समझाने के बाद भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूंगा, है ना। वहां पे पूछने में शर्म की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं मिनिएचर पेंटिंग के एग्जांपल्स, और ये सारे एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। मतलब एनसीईआरटी का आपका एक एक कोना कवर हो जाएगा। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी में जो मुझे मिला मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड, वो मिला मुझे गीत गोविंद के बारे में। बहुत बार पूछा गया है गीत गोविंद एग्जामिनेशंस में। गीत गोविंद, गीत गोविंद, देखो पहले इसको समझो, अभी पीछे जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। गीत गोविंद, इस वर्ड को समझो। गोविंद किसको बुलाया जाता है गोविंद नाम से? भगवान कृष्ण को। और गीत मतलब गाना, तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड उनकी लीलाओं को गाने के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना, यही गीत गोविंद है। बुझे? यही चीज है गीत गोविंद, जिसको लिखने का काम किया था संस्कृत में। गीत गोविंद संस्कृत में लिखा गया है, किसने? जयदेव नाम के पोएट ने। अब ये जयदेव साहब कहाँ थे? तो लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा था जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट बंगाल में रूल करता था। कौन सी डायनेस्टी का? सेन डायनेस्टी का। तो लक्ष्मण सेन नाम के राजा के रेन में जयदेव नाम के हमारे पोएट थे, जिन्होंने संस्कृत में भगवान कृष्ण की लीलाओं को लिखने का काम किया, पोएटिक सॉन्ग की फॉर्म में, लिरिकल फॉर्म में। इसी को गीत गोविंद बुलाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं भगवान कृष्ण, माँ राधा और बाकी रास लीलाएं, उनसे रिलेटेड ये सीन्स यहाँ पे डिपिक्टेड है। यही सारी चीज यहाँ पर है। जो डिवाइन लव था ना लॉर्ड कृष्ण का, माँ राधा का, बाकी सारी चीजों को ह्यूमन इमोशंस के थ्रू समझाने का काम किया गया है, राइट। अब ये तो लिखा गया टेक्स्ट के फॉर्म में। तुम बोलोगे कि सर आज तो आप मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये क्यों?
इसलिए माय डियर, क्योंकि ये जो गीत गोविंद है ना, इसको अलग अलग स्कूल्स में पेंटिंग्स के अलग अलग ग्रुप्स में पेंट किया गया है। इवन इन आसाम, मेवाड़ स्कूल, कांगड़ा स्कूल एंड अदर रीजनल इंडिजीनियस पेंटिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया। चाहे हम कांगड़ा रीजन की बात करें, में हिमाचल पहाड़ी रीजन की, चाहे हम मेवाड़ रीजन की बात करें राजस्थान की, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, आसाम की बात करें, इन सब स्कूल में गीत गोविंद को पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो गीत गोविंद पेंटिंग में भी आपको मिलता है, ये वैसा ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर है गीत गोविंद? आगे चलिए, फिर आगे क्या मेंशन है भाई? एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का मेंशन हमें मिलता है। कहां पर मिलता है? एनसीईआरटी में। अब देखो इसको अच्छे से, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले जो सबसे पहली बात हमें मालूम पड़ रही है, ये क्या यूज किया गया है, कौन सा मटेरियल है? दिस इज नॉट पेपर, है ना, ये पेपर नहीं है, दिस इज नॉट पेपर। क्या है ये एक्चुअली में? तो दिस इज पाम लीफ, पाम लीव्स है, पाम ट्री के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है। छोटे छोटे पेंटिंग्स भी हैं इसमें जगह जगह पर, राइट। पाम लीव्स, उनके पत्तों पर बनाई गई है ये पेंटिंग, ठीक है। चलिए, पेपर बाद में यूज किया जाएगा, यूजुअली पहले हम पाम लीव्स यूज करते थे। नाम क्या है इसका? नाम चलो मैं ऐड कर देता हूं। अच्छा वैसे देखो, नाम ऐड करूंगा बाद में, बट राइटर का नाम लिखा हुआ है कमल चंद्र। कहां का है ये पेंटिंग? मेवाड़ राजस्थान का। कब का बना हुआ है? 13th सेंचुरी का, जो हिंदू और जैन टेक्स्ट से रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुइज्म एंड जैनिज्म दोनों के फीचर्स यहाँ पर हैं, दैट्स वाई हिंदुइज्म जैनिज्म दोनों से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? कमल चंद्र नाम है, कमल चंद्र जी ने इसको लिखा। नाम क्या हो जाएगा? श्रवक प्रतिक्रमा सूत्र। ये मैं जब भी पीडीएफ अभी कमेंट सेक्शन में अटैच करूंगा ना, वहां पर भी लिख दूंगा श्रवक प्रतिक्रमा सूत्र, ठीक है। मेनली जैन लिटरेचर का पार्ट है इसमें, जैनिज्म से रिलेटेड, लेकिन हिंदुइज्म के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं। कहां बना? मेवाड़ में। लिखने वाले कौन है? कमल चंद्र जी। किस चीज को यूज करके? पाम लीव्स को यूज करके। ये भी एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बताया एनसीईआरटी में हमें क्लास 12 में? नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट के क्लासिफिकेशन पर। तो इंडिया में ये जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, इसको मेजरली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से दो पार्ट? वेस्टर्न स्कूल, जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, गुजरात, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में दिखेगा, और दूसरा है पाल स्कूल, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में दिखेगा, बंगाल वाले पार्ट में, बिहार वाले पार्ट में। इसका ही रेलेवेंस आपको आसाम में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो मेनली हमारे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि आपको मेजरली गुजरात में देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे ही, गुजरात के अलावा राजस्थान में, सेंट्रल इंडिया में भी। और पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग की, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। बाय द वे ये कौन सी पेंटिंग है आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, घबराओ नहीं उसके लिए। देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, प्रिजर्व पहले किया नहीं गया था, और फिर धीरे धीरे जब टाइम से खराब होने लग गया, अब प्रिजर्व करके रखा गया है, तो थोड़ा धुंधला हो गया है पेंटिंग। ओके, खैर हम इसके फीचर्स देखते हैं। गुजरात क्यों एक प्रोमिनेंट सेंटर के रूप में डेवलप होता है वेस्टर्न स्कूल का, वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग का? क्योंकि गुजरात में देखो कई पोर्ट्स लगते थे। याद करो, ब्रिटिश भी जब आते हैं, फ्रेंच आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, तो उनको सूरत का पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना, अरेबियन सी वाला। तो गुजरात में कई पोर्ट टाउन्स थे, ट्रेड रूट्स वहां से जाता था, इसलिए रिच मर्चेंट्स थे, राजा लोग थे। तो ये रिच मर्चेंट से राजाओं ने पेट्रोनाइज किया पेंटिंग को। दैट्स वाई गुजरात बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन वेस्टर्न स्कूल। एंड मोस्ट ऑफ दिज मर्चेंट्स दे यूज टू फॉलो जैनिज्म। किस चीज को फॉलो करते थे? किस फिलॉसफी को, या आगे जाकर किस रिलीजन को? जैनिज्म को। इसलिए वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग में ना मेन थीम जैनिज्म हो जाता है। हिंदुइज्म भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, बट मोस्टली मेन थीम क्या है? जैनिज्म है। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री की जिन क्लासेस में मैंने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाई है, वहां ये चीज तुमको बताया था, जैसे हमारा फेवरेट बिजनेसमैन कौन? जेठालाल जेठिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, कि भैया गुजरात में हमको मेनली जैन पीपल क्यों मिलते हैं? ट्रेडर्स मर्चेंट ही जैनिज्म को क्यों ज्यादा अडॉप्ट किया उन्होंने? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे तुम लोग, बाकी दूसरे लोग भी बता सकते हैं। सब लोग जिन्होंने क्लास किया है उनको तो बिल्कुल याद रखना है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर।
तो देखो ये वही एक पेंटिंग है जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया था। अब इस पेंटिंग के डिटेल्स हम देखते हैं। तो जैनिज्म से रिलेटेड है ना, तो मेनली इन पेंटिंग्स में ना वर्धमान महावीर या बाकी तीर्थंकर से रिलेटेड एग्जांपल्स बताए जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कल्पसूत्र की, ये जो पेंटिंग है, ये दोनों दो पेंटिंग्स हैं, एक ही चैप्टर का पार्ट है, एक ही बुक का नाम क्या है? कल्पसूत्र। जैनिज्म से रिलेटेड एक बड़ा पॉपुलर टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट या जैन बुक, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में वर्धमान महावीर की जन्म की कहानी मेंशन्ड है। वर्धमान महावीर के साथ साथ बाकी जो तीर्थंकर थे, टोटल जो 24 तीर्थंकर हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनको ज्ञान कैसे मिला, किस तरह से उनकी डेथ होती है, क्या उनके लाइफ से रिलेटेड टीचिंग्स हैं, वो सारी चीजें आपको कल्पसूत्र के इस पेंटिंग में मेंशन किया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में। ठीक है, एक बड़ा अच्छा फेमस पेंटिंग है ये। नीचे को देखो, नीचे वाले पार्ट को, इस पेंटिंग को देखिए। यहाँ पर आपको एक लेडी सोई हुई दिखेंगी। ये कोई और नहीं बल्कि माँ त्रिशाला है, जिन्होंने वर्धमान महावीर को जन्म दिया। और त्रिशाला माँ को सपना एक आया था जिसमें इन्होंने ना 14 ऑब्जेक्ट्स देखे थे। 14 ऑब्जेक्ट मतलब 14 शुभ चिन्ह है ना, 14 शुभ चिन्ह ऑब्जेक्ट्स इन्होंने देखे। फिर ये जो माँ त्रिशाला है, ये एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हैं। उस टाइम में भी एस्ट्रोलॉजी चलती थी, एस्ट्रोलॉजी पुरानी साइंस है। वो उनसे पूछती है कि मैंने ये जो 14 साइंस देखे हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो वो बोलते हैं कि देखो, आपके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होने वाला है, और ये जो पुत्र होगा, राइट, या पुत्री होगी, पुत्र एंड पुत्री पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं किया गया था, बस बोला गया था कि जो बच्चा होगा, ठीक है, तो जिस पुत्र या पुत्री का जन्म होगा वो आगे जाकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत ही बड़ा संत बनेगा। वर्धमान महावीर बहुत बड़े संत जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं, 24 तीर्थंकर। तो इसी सीन को यहाँ पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 14 साइंस में एलिफेंट दिखा, इन्हें गाय दिखा, लाइन दिखा। वर्धमान महावीर को लाइन सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कई सिंबल्स। याद रखिएगा कल्पसूत्र की पेंटिंग। फिर दूसरा और क्या क्या पेंटिंग मेंशन्ड है। 3 मेन टाइप की और पेंटिंग्स है जैनिज्म से रिलेटेड वेस्टर्न स्कूल में। चलिए, पहले वाले बुक का नाम क्या है, पहले वाली पेंटिंग का नाम क्या है? कलकचार्य कथा। देखो इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ो, कलकचार्य कथा। ये वही है कलकचार्य कथा की पेंटिंग, कलकचार्य कथा। यहाँ पे आचार्य कलक नाम के एक पर्सन थे, जिनकी सिस्टर, जिनकी बहन, जो कि एक जैन नन है, उनको एक राजा ने फोर्सफुल्ली अपना दासी बनाने का काम किया या फोर्सफुल्ली ऑक्यूपाई करने का काम किया। तो हमारे कलक आचार्य एक मिशन पर निकलते हैं ताकि अपनी बहन को उस राजा से छुड़वा सके। यह भी जैनिज्म से ही रिलेटेड एक कहानी है कि किस तरह से तीर्थंकर के आशीर्वाद से कलक आचार्य ने अपनी बहन को, जो कि एक जैन नन थी, उनको उस राजा के चंगुल से छुड़ाया। क्या हो गया ये? कलकचार्य कथा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है, इसलिए याद रखना है, याद रखना धर्म है तुम्हारा। ठीक है, दूसरा क्या है? उत्तर ध्यान सूत्र या उत्तर ध्यान सूत्र, अगेन अ वेरी पॉपुलर जैन टेक्स्ट, याद रखना इसे। उत्तर ध्यान सूत्र में क्या है? हियर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैन मंक्स इज मेंशन्ड। जो हमारे 24 तीर्थंकर थे, उन 24 तीर्थंकर ने डिसाइड किया कि जैन मंक्स कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे। कहां पर उस चीज को लिखा गया? उत्तर ध्यान सूत्र में, और इससे रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग उत्तर ध्यान सूत्र में बनाई गई। बाय द वे, बुद्धिज्म में कोड ऑफ कंडक्ट कहां पे लिखा हुआ है? कौन से बुक में लिखा है? कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर करके। तीसरे पेंटिंग का नाम क्या है? संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र बड़ी फेमस बुक है, संग्रहणी सूत्र। इसमें यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, किस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं स्पेस का, और बाकी जो भी कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स है ना, वो सारी चीजें संग्रहणी सूत्र में मेंशन्ड है। और इसका पेंटिंग संग्रहणी सूत्र में बनाया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। मतलब ये 3 मेन और जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हो गई। और मोस्टली इन सबको किया किस पे जाता था? पाम लीव्स पर। धीरे धीरे बाद में पेपर पे बनाने का काम किया गया। तो इतने मेनली आपको जैन पेंटिंग्स के बारे में याद रखना है क्लास 12 के बुक से, स्पेशली इन तीनों को जरूर, और यहां पर भी जो मैंने सीन्स मेंशन किए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कॉमन फीचर्स पर कि भैया हमारे जैन पेंटिंग्स के कॉमन फीचर्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पर भी चलेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे बिना किसी हड़बड़ी के, क्योंकि एनसीईआरटी है, इसके साथ मजाक नहीं, अपने तैयारी के साथ मजाक नहीं। जैन पेंटिंग्स के कॉमन फीचर्स देखो क्या थे। सिमेटिक एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज पेंटिंग के लिए यूज करना,
ब्राइट कलर्स यूज करना, ब्राइट कलर्स यूज हुए हैं ये तो तुम यहाँ देखकर मालूम कर सकते हो। जैसे ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में है, एक्चुअली ये भी ब्लैक एंड व्हाइट बनाया नहीं गया था, यहाँ लेपिस लेजुली यूज की गई थी, ब्लू कलर का जो स्टोन होता है लेपिस लेजुली, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये खराब होता चला गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप ब्राइट कलर एकदम इजिली देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे फीचर्स क्या हो गए, कॉमन फीचर्स वेस्टर्न स्कूल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के, स्कीमेटिक सिंप्लीफाइड है ना, ब्राइट कलर्स यूज करना, थिन पतले पतले लाइंस यूज करना, वेरी फॉर्म में वेवी फॉर्म में लाइंस यूज करना, मतलब ऐसे ये देखो एकदम ऐसे पतला पतला सा लाइन है ना वेवी फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे वेरी वेवी लाइंस। और यहीं पर एक तुमको फीचर बता देता हूं, अभी जब हम ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग देखेंगे, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग देखेंगे, वहां पे ना लाइंस का जो फ्लो है ज्यादा स्मूथ है, और यहाँ पर वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग में लाइंस का फ्लो उतना स्मूथ नहीं है। ईस्टर्न पाल में लाइंस का फ्लो ज्यादा स्मूथ है, याद रखिएगा ये फीचर, ठीक है। बाकी साथ ही साथ यूज ऑफ गोल्ड एंड लेपिस लेजुली, और ये चीज दिखाता है कि जो पेट्रोन्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो राजा थे, कितने रिच थे कि गोल्ड भी यूज करते थे पेंटिंग में। कैसे यूज करते थे, वो कवर बनाने के लिए, बाउंड्री वगैरह के लिए लेपिस लेजुली यूज किया ही जाता था। एंड दैट्स वाई इतने सारे पेंटिंग्स अलग अलग चीजों से रिलेटेड, हिंदुइज्म से भी रिलेटेड, भागवत पुराण, गीत गोविंद है ना, और जैनिज्म से भी रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है मैंने तुम्हें बताया है, ये सारे पेंट किए गए वेस्टर्न स्कूल में। कुछ और भी हम फीचर्स देखें कि धीरे धीरे हमारे वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग में या जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर भी आना शुरू हो गया। हालांकि आर्किटेक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो कॉन्टेक्चुअल होता था, मतलब सपोज आगे क्या होगा ना, पहले तो जैन तीर्थंकर से रिलेटेड मोस्टली बने या हिंदुइज्म से रिलेटेड बना, आगे जाकर क्या किया जाएगा, आगे जब पेंटिंग बनेगी तो पेंटिंग में मेंशन क्या किया जाएगा, जैसे एक रानी है और रानी अपने बावरी पर बैठी है, बावरी या बावली वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है, राजा है वो अपने कोर्ट में बैठा है, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगी। और स्पेशली जब मुगल रूल स्टार्ट होगा तो ये ज्यादा दिखने लगेगा। बट मुगल रूल से पहले प्री मुगल, जिसको प्री राजस्थानी भी बुलाया जाता है, वो इंडिजीनियस रहता है। मतलब जब मुगल टाइम के फीचर्स या सल्तनत टाइम के फीचर्स मिक्स नहीं हुए, जब मुगल टाइम के या सल्तनत टाइम के फीचर्स मिक्स होंगे, पर्सियन फीचर, टर्किश फीचर, तब हम उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। देखते हैं क्या चेंजेस है भाई। अच्छा, एक और चीज गीत गोविंद के बारे में, गीत गोविंद वैसे लिखा गया है, लिखने का काम गीत गोविंद को सेन रूलर के यहाँ जयदेव जी ने किया था, जो कि सेन रूलर बंगाल में थे। लेकिन गीत गोविंद के ऊपर पेंटिंग आपको वेस्टर्न स्कूल में भी और ईस्टर्न स्कूल में भी हर जगह मिलेगी, है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब जब मुगल्स आते हैं या सल्तनत रूल स्टार्ट होता है तो पेंटिंग में कुछ कुछ चेंजेस हुए मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग में। अब यहाँ पे तुम मैन्यूस्क्रिप्ट में देख सकते हो पर्सियन का यूज किया जाने लग गया, कहीं कहीं पर टर्किश भी यूज किया गया, पर्सियन यूज किया गया, ये सारी लैंग्वेजेज यूज किए गए, ठीक है। पर्सियन और इंडिया के बाकी लैंग्वेजेस मिलेंगे तो उर्दू का जन्म होगा, है ना, हिंदी और उर्दू, हिंदी एंड पर्सियन मिलकर, बाकी लैंग्वेजेस मिलकर। एक फेमस पेंटिंग जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसका नाम है निमतनामा। निमतनामा, नामा मीन्स मैंने तुम्हें कई बार बताया, नामा मीन्स होती है कहानी। निमतनामा किस चीज की कहानी भैया, डेलिकेसीज की कहानी, कि खाना कैसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, बिरयानी कैसे बनाई जाएगी, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, है ना, लंच का टाइम भी हो रहा है और बिरयानी भी है। तो ये निमतनामा में बिरयानी बनाना, खाना बनाना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है और पेंटिंग भी है। अब यहाँ देख सकते हैं खाना बनाते हुए इनको, है ना, बाकी चीज़ें प्रिपेयर करते हुए, खाने के साथ साथ इसमें बाकी चीज़ भी है, खाने के साथ साथ मेडिसिन के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, वो भी निमतनामा में मेंशन किया गया। याद रखिएगा निमतनामा का एग्जाम्पल, नासिर शाह खलजी नाम के एक रूलर थे जो कि मध्य प्रदेश में रूल कर रहे थे, तभी मांडू में ये निमतनामा नाम की मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग रेडी होती है। बाकी इस निमतनामा पेंटिंग के अलावा सूफी सेंट से रिलेटेड स्टोरीज भी इंडिया के इस टाइम पीरियड में 15th 16th सेंचुरी में मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग में मेंशन किया गया। क्लियर, इतना हमें वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में याद रखना था। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, कौन सा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ईस्टर्न इंडिया या फिर पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। चलिए, मेनली इसका जन्म होता है या मेनली इसका ग्रोथ होता है 8th सेंचुरी में, पाल पीरियड में। पाल रूलर्स, कोई मुझे बताएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? चलो मैं ही बता देता हूं, थोड़ा सा काम तुम्हारा आसान कर दिया। गोपाल, ठीक है। तो हमारे गोपाल साहब फाउंडर, रियल फाउंडर आप इनको बुलाइए, रियल फाउंडर। वैसे इसके बाद जाकर आगे पाल रूलर्स भी बनेंगे, पर ये पहले पाल रूलर्स थे गोपाल, जिन्होंने क्या किया, पाल डायनेस्टी को शुरू किया, ठीक है। अब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में स्पेशली नालंदा महाविहार,
विक्रमशिला महाविहार या यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और इंडिया में जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे भी रिलेटेड लेक्चर मैंने डिटेल में स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर रखा है। आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, करंट के पर्सपेक्टिव से हो या बुक के पर्सपेक्टिव से हो, हर लेक्चर हम लोग आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि आप उसको सिंसियरली देखें, बिना बहाना बनाए, बिना एक्सक्यूजेज निकाले, ठीक है। ये भी न्यूज़ में मेंशन था ना लास्ट ईयर, जब नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को इनॉग्रेट किया गया। अभी फिर से न्यूज़ में है। शशि थरूर साहब बिहार घूमने आए हुए थे, काफ़ी बड़ाई की उन्होंने, पॉपुलर पॉलिटिशियन है, फिर से न्यूज़ में है। तो इंडिया के इस पार्ट में, बिहार वाले पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में नालंदा, विक्रमशिला, महाविहार और साथ ही साथ बुद्धिज्म के ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से, बुद्धिज्म इस पार्ट में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ना, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, इस पार्ट में। तो जो ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग है या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, वहाँ पर भी पाम लीफ ही यूज होगा, लेकिन मेनली पेंटिंग किसको डेडिकेटेड होगा? वज्रयान बुद्धिज्म को। या वज्रयान बुद्धिज्म किससे निकल कर आया गाइज? महायान बुद्धिज्म को। या सिंपली कहें तो बुद्धिस्ट फीचर को रिप्रेजेंट करने का काम ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में किया जाता है। बुझे? जैसे ये एक एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल का डिटेल क्या है देखो आगे, जो एनसीईआरटी में मेंशन था। ईस्टर्न के ज्यादा एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, वेस्टर्न के मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, यहां पर हम कौन सी पेंटिंग की बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये सिंगल वर्ड था, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है, पहले इसको समझ लो तब इस वाले पार्ट पर आएंगे। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञान प्रमिता, अष्ट सहस्रिका प्रज्ञान परमिता, मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन 8000 लाइन्स। वाह, कि आपके विजडम को, आपके बुद्धिमत्ता को परफेक्ट करने के लिए 8000 लाइन्स यूज करके, 8000 लाइन्स यूज करके ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर किया गया है। और इसमें जगह जगह पर बुद्ध से रिलेटेड या बाकी बुद्धिस्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स भी मेंशन्ड है। तो बन गया हमारा अष्ट सहस्रिका प्रज्ञान प्रमिता, परफेक्टिंग योर विजडम थ्रू 8000 लाइन्स मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, राइट? कहां पर ये किया गया पेंटिंग? इट वॉज पेंटेड एट द मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा महाविहार। ऑब्वियसली नालंदा विहार ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। कब किया गया था? जब पाल किंग रामपाल रूल कर रहे थे, मतलब पाल किंग रामपाल के रूल के टाइम में नालंदा महाविहार में ये पेंटिंग अष्ट सहस्रिका प्रज्ञान परमिता पेंट की गई, ठीक है, जो विजडम को दिखाती है। याद रखना ही है एग्जाम्पल। अब हम बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग, अच्छा नहीं, इसको सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं बुलाएंगे, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग या ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग के फीचर्स देखते हैं। सॉरी, यहां देखो क्या है। जो पाल स्कूल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है ना, यहाँ पे पेंटिंग तो था ही, साथ ही साथ ये सारे जो सेंटर्स थे, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, ये सारे जो महाविहार या यूनिवर्सिटीज थे, यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज कास्टिंग भी सिखाया जाता था। ये भी एक फीचर है, याद रखिएगा, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। दूसरा क्या, यहाँ पे देश से, हमारा पूरा देश के लोग तो पढ़ने जाते ही थे, बाहर से भी, जैसे नेपाल से, तिब्बत से, बर्मा से, श्रीलंका से, जावा से, यहाँ से भी लोग बुद्धिज्म के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में सीखने आते थे। तो पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग फिर यहाँ से निकलकर इन देशों में भी पहुंचा, ठीक है। लाओ एक डिफरेंस, जो मैंने बताया था कि जिस तरह से जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग में पतले टेढ़े मेढ़े लाइंस बनते थे, वेरी लाइंस, यहाँ पे जो लाइंस है ना, उनका फ्लो ज़्यादा एलिगेंट है, उनका फ्लो ज़्यादा स्मूथ है। समझा चुका हूँ ये बात, राइट? And one more thing, that the Pal school of painting has similarity with Ajanta style of art. Pal school of painting की similarity अजंता स्टाइल से भी है। पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो रहा है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, अजंता स्कूल है महाराष्ट्र वाले पार्ट में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच सिमिलैरिटी है, याद रखना ये फीचर। ये पेंटिंग मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही था क्लास 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग से रिलेटेड। ज़्यादा डेडिकेटेड था वेस्टर्न स्कूल को लेकर, पाल स्कूल को लेकर जो भी था, ईस्टर्न स्कूल को लेकर वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चैप्टर 2 में जो डिटेल्स होंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट आज चैप्टर 1 से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा। आज तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है सिंसियरली, और जब चैप्टर 2 में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इस चैप्टर 1 के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से रिलेटेड, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में आ रहे हैं आजकल, स्टेट पीसीस में भी, ये भी प्रैक्टिस करो। फोर्थ क्वेश्चन आप पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके प्रिंट करके बना सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 6 आपके प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, और ये एक हो गया आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि 150 वर्ड्स में 2 पेजेस में लिखना है। लिखकर आप अपने अपने टीचर से इवेलुएट करवाइए, ठीक है। ये आपके आज के
एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 1 था आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे चैप्टर 2 को लेकर, बट जब तक हम वो सेशन आपके लिए प्रेजेंट करके मैं लाता हूँ, तुमसे मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप इस सेशन को अच्छे से देख लोगे। एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखोगे वीडियो को, कहीं दिक्कत हुई मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मेंस के क्वेश्चंस का आंसर लिखकर बताओगे, सो दैट अगले सेशन के लिए रेडी रहें। और क्लास 11 को भी रिवाइज करते जाइए, ठीक है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।